स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नीलेश में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से वाक्य विचार को पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए पहले हम लोग वाक्य की परिभाषा देखेंगे। शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति हो, मतलब वर्डों से मिलकर शब्द बनते हैं तथा शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह हो जो एक व्यवस्थित रूप में हो और जिसका एक अर्थ निकलता हो और वह एक अर्थ की पूर्ण प्रतीति व्यक्त करता हो। जैसे दूसरी परिभाषा देखिए, शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा कहने या लिखने वाले का पूरा भाव स्पष्ट होता है। मतलब शब्दों का ऐसा समूह होना चाहिए जो क्रमबद्ध होना चाहिए और उसके साथ ही उसके पूरे भाव स्पष्ट होने चाहिए, तब तो उस शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य कहेंगे, अन्यथा वह शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए, राम खेलता है, तो अब राम खेलता है तो यह विभिन्न वर्णों से शब्द बने और शब्दों से वाक्य बना है। तो राम खेलता है तो इससे ये पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है कि राम खेलता है, तो इस प्रकार से यह वाक्य है। यदि हम है को पहले कर दें और उसके बाद खेलता फिर उसके बाद राम, तो इस प्रकार से अर्थ की प्रतीति नहीं होगी, लेकिन वाक्य तो बनेंगे लेकिन अर्थ नहीं पता चल पाएगा, तो इसे हम लोग वाक्य नहीं कह सकते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन विद्यालय जाता है, तो इससे यह प्रतीत होता है कि मोहन विद्यालय ही जाता है, एक अर्थ मालूम पड़ रहा है। आइए आगे हम लोग देखेंगे वाक्य के अंग। हिंदी में वाक्य के दो अंग हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट और विधेय को हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। आइए उद्देश्य की परिभाषा देखा जाए। वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग उद्देश्य कहेंगे और उद्देश्य को ही हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, अर्थात तो वाक्य का जो कर्ता होगा, वाक्य में क्रिया जिसके द्वारा संपादित होगी उसे हम लोग कहेंगे उद्देश्य। और उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। वाक्य के दूसरे अंग में देखिए विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अर्थात तो उद्देश्य को जब हम एक तरफ कर लें और उसके बाद जो वाक्य में शेष बचता है, चाहे वह क्रिया हो, चाहे कर्म हो या कर्म का विस्तार हो, चाहे अविकारी शब्द या अव्यय कुछ भी हो, उसे हम लोग विधेय के अंतर्गत रखेंगे। कर्ता को हम लोग उद्देश्य और उद्देश्य के बाद शेष जो कुछ भी वाक्य में बचेगा उसे हम लोग विधेय के अंतर्गत रखेंगे। जैसे देखिए, राधा नाचती है, तो यहाँ उद्देश्य है राधा, अर्थात तो यह राधा सब्जेक्ट है और उसके बाद यह नाचना उसकी क्रिया है, तो यह नाचती जो है वह विधेय के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन विद्यालय जाता है, तो मोहन यहाँ उद्देश्य है और उसका कार्य है विद्यालय जाना, तो यह विद्यालय जाता है, यह आपका विधेय के अंतर्गत आएगा और यह मोहन और यह राधा उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे, उद्देश्य अर्थात कर्ता के अंतर्गत। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के भेद। हिंदी व्याकरण में वाक्य के दो भेद हैं, दो आधार पर हम लोग वाक्यों को बांटते हैं। पहले रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य को हम लोग तीन भागों में बांटेंगे। आइए एक एक करके इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य साधारण वाक्य। ऐसा वाक्य या जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहेंगे। अर्थात जिस वाक्य में एक कर्ता हो और उसकी एक क्रिया संपादित हो उसे हम लोग सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहेंगे। जैसे राम घर जाता है, तो राम यहाँ उद्देश्य है, कर्ता है, और घर जाता है या इसकी क्रिया है और यह पूरा घर जाता है जो यहाँ से शेष है यह विधेय है। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन दौड़ता है, तो मोहन यहाँ उद्देश्य है और दौड़ना उसकी क्रिया है, तो मोहन
यह आपका उद्देश्य अर्थात कर्ता होगा और दौड़ता है यह आपका विधेय अर्थात क्रिया होगी इसकी। दूसरा वाक्य देखिए, मिश्रित वाक्य। मिश्रित या मिश्र वाक्य भी इसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य, उपवाक्य हम लोग वाक्य के एक छोटे रूप को कहते हैं, जिस वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो जो किसी संयोजक, संयोजक का अर्थ योजक शब्द द्वारा जुड़े हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और उस प्रधान उपवाक्य पर एक आश्रित होगा, आश्रित का अर्थ है निर्भर वाक्य होगा उस प्रधान उपवाक्य पर, और यह दोनों उपवाक्य जो होंगे एक संयोजक शब्द द्वारा जुड़े होंगे। अब संयोजक शब्द और भी हो सकता है, एवं भी हो सकता है, किंतु भी हो सकता है, परंतु भी हो सकता है। संयोजक शब्द हम लोग उन शब्दों को कहते हैं जो किन्हीं दो उपवाक्यों को या किन्हीं दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे राम और राधा। तो यहाँ दो शब्द है राम और राधा, इसको और जो संयोजक शब्द है यह जोड़ा है। यह तो हो गई मिश्रित वाक्य की परिभाषा। आइए अब इसके उदाहरण को देखा जाए। जैसे मैं जानता हूं कि तुम पढ़ते हो, तो मैं जानता हूं, यह देखिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र का अर्थ है यह प्रधान है, मुख्य उपवाक्य है, लेकिन उस पर आश्रित है तुम पढ़ते हो। तो तुम पढ़ते हो यह जानता है, और यह जो की शब्द है, यह की शब्द आपका योजक शब्द है, संयोजक शब्द है, जोड़ने वाला शब्द है। मैं जानता हूं प्रधान उपवाक्य है और तुम पढ़ते हो यह आश्रित उपवाक्य है, निर्भर उपवाक्य है। आइए अब हम लोग मिश्रित वाक्य के कुछ पहचान है, जिस पहचान के आधार पर आप किसी भी दिए गए वाक्य को बता सकते हैं कि अमुक वाक्य जो है यह मिश्रित वाक्य है या साधारण वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। आइए हम लोग विशेष में देखेंगे उसको। यदि वाक्य में संयोजक शब्द की, जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो आदि जुड़े हो तो वह वाक्य मिश्रित वाक्य होगा। अर्थात यदि किसी वाक्य में यह जितने संयोजक शब्द दिए गए हैं, जैसे कि, जो, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब तक, यदि वाक्य में दिया गया हो तो वह वाक्य आप बता सकते हैं कि वह वाक्य मिश्रित वाक्य होगा। यह मिश्रित वाक्य की एक पहचान है, जिस आधार पर आप बता सकते हैं कि अमुक वाक्य जो है वह मिश्रित वाक्य होगा, और यह जितने संयोजक शब्द है यह किन्हीं दो उपवाक्य के बीच में आएंगे, न कि किसी दो शब्द के बीच में हो तो आप उसे मिश्रित वाक्य की संज्ञा दें, ऐसा कोई नहीं। यह दोनों जो संयोजक शब्द ये सब हैं, यह दो किसी मुख्य उपवाक्य के बीच में आएंगे, जिसमें एक पहला उपवाक्य जो मुख्य होगा, प्रधान होगा, और दूसरा वाक्य उपवाक्य उस पर आश्रित होगा, और यह संयोजक शब्द हमेशा वाक्य के बीच में आएंगे, जिस आधार पे हम लोग वाक्य की पहचान कर सकते हैं कि दिया गया वाक्य मिश्रित वाक्य है। आगे देखिए संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो जो किसी संयोजक शब्द द्वारा, शब्द रहेगा यहाँ पे, शब्द द्वारा जुड़े हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें एक से अधिक सरल वाक्य तो होंगे, लेकिन वह सरल वाक्य किसी संयोजक शब्द द्वारा जुड़े होंगे, किसी योजक शब्द द्वारा जुड़े होंगे, तो उन्हें हम लोग संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे नीरज ने अत्यधिक परिश्रम किया किंतु वह सफल ना हो सका। अब देखिए नीरज ने अत्यधिक परिश्रम किया, यह देखिए स्वतंत्र है, सरल वाक्य है ये। वह सफल ना हो सका, तो वह यहाँ कौन है? नीरज है। लेकिन इन दोनों सरल वाक्य को जोड़ने का काम किया है कौन? किंतु। तो ऐसे वाक्य या ऐसे दो सरल वाक्य जो आपस में जुड़े हो किसी संयोजक शब्द द्वारा, तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। आइए इसकी भी कुछ पहचान है, जिस पहचान के आधार पर आप इसे पहचान सकते हैं कि दिया गया अमुक वाक्य संयुक्त वाक्य है या कोई अन्य वाक्य है।
कह रहा है यदि वाक्य संयोजक शब्द और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन आदि से जुड़े हो तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। अब देखिए, यह संयोजक शब्द हमेशा वाक्य के बीच में आएंगे और जो दोनों वाक्य होगा वह दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होगा, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होगा। यदि एक प्रधान हो जाए दूसरा आश्रित हो जाए तो वह मिश्रित में चला जाएगा। लेकिन यदि दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं और दोनों वाक्यों के बीच यह संयोजक शब्द दिए गए हैं तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। अब आइए दूसरा प्रकार हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हिंदी में वाक्य 8 होते हैं, जिसमें सबसे पहला वाक्य है विधिवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य, या इसे हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। जिस वाक्य से किसी कार्य अथवा बात के होने का बोध हो तो उसको विधिवाचक अथवा विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने का बोध होगा, अर्थात किसी के द्वारा क्रिया का संपादन किया जाएगा, तो उसे हम लोग विधिवाचक, विधानवाचक या सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस इसको हम लोग कह सकते हैं। असर्टिव भी कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस। देखिए, जैसे राम घर जाता है तो राम के द्वारा कार्य का संपादन हो रहा है कि राम क्या कर रहा है, घर जा रहा है। तो यह पता वाक्य से चल रहा है तो कि किसी कार्य का संपादन हो रहा है, कोई कार्य चल रहा है। तुम लोग जा रहे हो, तो तुम लोग जा रहे हो तो इस वाक्य से समझ में यह आ रहा है कि कार्य चल रहा है। तो इससे यह दोनों उदाहरण आपके विधिवाचक, विधानवाचक, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। दूसरा देखिए निषेधवाचक या नकारात्मक या निगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में किसी कार्य अथवा बात के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। और ऐसे वाक्य में न ही शब्द स्वाभाविक है कि वाक्य में जुड़ा रहेगा, जिससे आप पहचान सकते हैं कि दिया हुआ वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। जैसे राम नहीं पढ़ता है, तो इससे प्रतीत होता है कि राम पढ़ता नहीं है तो कार्य का संपादन नहीं हो रहा है। जब कार्य का संपादन नहीं हो रहा है तो अमुक वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। तो नहीं शब्द से आप पहचान सकते हैं कि जो वाक्य है वह निषेधवाचक या नकारात्मक या निगेटिव सेंटेंस है। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने खाना नहीं खाया, तो यहाँ भी देखिए दिया गया जो नहीं शब्द है, इससे आप पहचान कर सकते हैं कि यह वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। और उसके साथ ही इस वाक्य से को पढ़ने पर यह पता चल रहा है कि किसी प्रकार के कार्य का संपादन नहीं हो रहा है। आइए तीसरा देखिए आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी आज्ञा, प्रार्थना अथवा उपदेश का बोध हो तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। अर्थात जिस वाक्य में हम लोग कोई आज्ञा दे या किसी से किसी के लिए प्रार्थना की जाए या किसी को किसी प्रकार का उपदेश दिया जाए आदि का यदि बोध होगा तो उसे हम लोग आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे राधा तुम बैठ जाओ, इस वाक्य को पढ़ने पर यह पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति है, किसी को कह रहा है कि तुम क्या करो, बैठ जाओ, आज्ञा दे रहा है। तो राधा तुम बैठ जाओ यह वाक्य आज्ञावाचक वाक्य होगा। तुम खाना खा लो, इससे भी यह पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति किसी को कह रहा है कि तुम खाना खा लो। और जैसे यदि ये कहा जाए बड़ों का सम्मान करो, तो यह उपदेश दिया जा रहा है, प्रार्थना दिया जा रहा है कि बड़ों का सम्मान करो। मोहन तुम बैठकर पढ़ो, तो यह आज्ञा दिया जा रहा है कि मोहन तुम बैठकर पढ़ो। अब आगे आइए, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो तो उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिससे किसी प्रकार का किसी से प्रश्न किया जाए या किसी से प्रश्न के द्वारा कुछ पूछा जाए तो उसे हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे आपका क्या नाम है, तो इसमें प्रश्न किसी से किया जा रहा है कि आपका क्या नाम है, तुम कौन हो, इसमें भी प्रश्न किया जा रहा है।
और जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उन प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह बना होगा, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है और उन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द कौन, कहाँ, किसको, किससे, किसके द्वारा इत्यादि वाक्य आएंगे, जिससे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि अमुक वाक्य जो है वह प्रश्नवाचक वाक्य है। और प्रश्नवाचक वाक्य यदि कहीं दिया हो तो उसके पीछे स्वाभाविक है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह यदि नहीं भी लगा है तो वह अमुक वाक्य जो है वो गलत हो सकता है। आगे आइए, पांचवा विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, दुख आदि भाव का बोध हो तो उसको विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अब विस्मय का अर्थ आश्चर्य होता है, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें किसी के द्वारा अपने भाव को बताया जाए, अपनी इच्छा को बताया जाए, अपनी आकांक्षा को बताया जाए, उसमें विस्मय पर बताया जाए, आश्चर्य होने पर बताया जाए, या खुश होने पर बताया जाए, या दुख होने पर बताया जाए, तो उसे हम लोग विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे देखिए, अरे वह उत्तीर्ण हो गया, तो अब इसमें देखिए आश्चर्य के भाव हो रहे हैं कि अरे कोई व्यक्ति है वह क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण का अर्थ क्या हो गया है, पास हो गया है। जैसे वह कितना सुंदर दृश्य है, तो वह शब्द देखिए यह भी आश्चर्य है, खुशी जाहिर कर रहा है कि कितना सुंदर दृश्य है। अब आगे आइए, छठा है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें संदेह और संभावना का बोध होगा वाक्य में, तो हम लोग उस वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे उसने खाना खा लिया होगा, तो कोई व्यक्ति है यहीं से बैठे बैठे वह सोच रहा है कि अमुक व्यक्ति जो है उसने खाना खा लिया होगा, या संदेह लगाया जा रही है, संभावना लगाई जा रही है कि शायद आज वर्षा हो। ठीक है, तो ऐसे जितने भी वाक्य होंगे जिसमें संदेह लगाया जाएगा या संभावना किया जाएगा तो उसे हम लोग संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे शायद कल स्कूल खुले, शायद आज मैं मुंबई जाऊं। अब आगे आइए, सातवां इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा, शुभकामनाएं, आशीष, आशीर्वाद आदि का बोध हो तो उसको इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात इच्छा जिसमें व्यक्त हो उसे हम लोग इच्छावाचक। अब शुभकामनाएं और आशीष जिसमें आशीर्वाद दिया जाए, जैसे कोई कह रहा है तुम्हारा कल्याण हो, तो यह आशीर्वाद दे रहा है कि तुम्हारा कल्याण हो, यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम सफल रहो, तो यह शुभकामनाएं कर रहा है कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम सफल हो। जैसे आपके रेल में जब आप यात्रा करते हैं तो उस समय आवाज आती है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो यह रेल विभाग जो होता है वह शुभकामनाएं करता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। आइए, अंतिम वाक्य का भेद है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत अथवा इशारे का बोध हो तो उसको संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें संकेत किया जाए या इशारा किया जाए उसे हम लोग संकेतवाचक कहेंगे। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, तो अब देखिए यह परिश्रम के ऊपर उसकी सफलता को निर्भर किया जा रहा है, अर्थात संकेत दिया जा रहा है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तभी तुम क्या होगे, सफल होगे, तो यह संकेतवाचक वाक्य है। जैसे यदि आप भोजन करें तो मैं भी भोजन करूं, यह भी संकेत दे रहा है कि अगर आप भोजन करें तो मैं भी भोजन कर लूं। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। किसी प्रकार की यदि वाक्य संबंधी दिक्कतें आ रही हैं तो आप उसको कमेंट में जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।